है वो आखिरी फुटेज जिसमें सैसा शमसुद्दीन को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस आ रही थी। कुछ घंटे बाद ही पुलिस को मिलने वाली थी उसकी डेड बॉडी उसी के बिस्तर पर। कोई क्लू नहीं किसने उसका कत्ल किया होगा। जो हुआ था उस रात वो बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग था, शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर भी है कि दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक, गार्ड्स, सीसीटीवी कैमरा के होते हुए भी कभी भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। लेट्स डाइव इनटू द केस ऑफ सैसा शमसुद्दीन। 27 साल की सैसा सेंट्रल फ्लोरिडा में पली बड़ी थी। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऑरलैंडो में उसे एक जॉब मिली पियर्सन एंड एजुकेशनल सर्विसेज फर्म में एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। जॉब के साथ साथ वो अपार्टमेंट एसोसिएशन के साथ वॉलंटियर के काम बेसिकली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को प्रमोट किया करती थी। ऑरलैंडो एक ऐसा शहर जहां बहुत सारे थीम पार्क्स है और यहाँ के नाइट लाइफ इज वेरी लाइवली। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सैसा यही आई थी। पहले तो वो एज ए पार्ट टाइम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ पियर्सन में काम करती थी और तुरंत बाद ही उसने डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पोजीशन में प्रमोट हो गई थी। उसकी को-वर्कर का कहना था शी वाज हाईली इंटेलिजेंट। इसके अलावा भी उसका चार्मिंग पर्सनालिटी और स्माइलिंग फेस के लिए वो अपने दोस्तों के बीच भी काफी पॉपुलर थी। 2015 सैसा अपटाउन प्लेस नॉर्थ ऑरेंज एवेन्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, जहाँ जिम, स्विमिंग पूल, चारों ओर सीसीटीवी कैमरास, नाइट गार्ड और सारे अपार्टमेंट में डिजिटल लॉक जो से पासकोड से खोली जा सकती है। सैसा बहुत एक्साइटेड थी यहाँ रहने के लिए और उसे कोई हेजिटेशन नहीं थी कि वो अकेली रहने वाली थी, क्योंकि ये अपार्टमेंट बहुत सेफ था और एटलीस्ट उसने ऐसा ही सोचा। फ्राइडे 16 अक्टूबर 2015 ऑरलैंडो सिटी सॉकर सीजन के आखिरी दिन सैसा और उसके फ्रेंड्स भी बाकी सॉकर फ्रेंड्स की तरह मैच देखने गए थे। वो लोग जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे वो टीम जीत जाने के बाद सैसा और उसके फ्रेंड्स साइड बार जाते हैं सेलिब्रेट करने और उसके बाद एटिक जो ऑरलैंडो के वेल नोन डांस क्लब है। अराउंड 12:30 AM सैसा ने उसकी फ्रेंड एंथोनी से कहा शी वॉज लिविंग। एंथोनी को कोई आइडिया नहीं था कि वो घर जा रही थी या फिर दूसरी बार में। ये काफी नॉर्मल बात है कि फ्रेंड्स मिलने के बाद एक बार से दूसरे बार चले जाते हैं और फिर वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंथोनी एक कैफे में सैसा का वेट कर रहा था। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट का प्लान बनाया था। सैसा नहीं आई और फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। शायद हैंगओवर के कारण वो लेट तक सो रही है। ये सोच के एंथोनी ब्रेकफास्ट खत्म करके अकेले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटे बाद सैसा का कोई खबर नहीं। उसने और दो दोस्तों से कांटेक्ट किया, केटी एंड मेगन। वो दोनों भी सैसा से कांटेक्ट नहीं कर पाए। सैसा को एक बेबी शावर इनविटेशन अटेंड करना था उस दिन। ये सैसा के नेचर बिल्कुल भी नहीं है कि वो इतनी टाइम तक सबसे अनरीचेबल रहेगी। 3 दोस्तों ने डिसाइड किया उसके अपार्टमेंट में जाके चेक करेंगे। अपार्टमेंट की पार्किंग गैराज में सैसा की कार पार्क्ड थी। बेबी शावर के लिए उसने जो गिफ्ट खरीदी थी वो भी गाड़ी के बैक सीट में था। वो लोग सैसा के 3rd फ्लोर के अपार्टमेंट में नॉक करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं। कुछ तो गलत है। उसके फ्रेंड्स ने लोकल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन चेक किया ये सोच के कि शायद उसके एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई खबर नहीं। एंथोनी ने 911 कॉल किया। उस शाम अपार्टमेंट में पुलिस आई। ऑन साइट सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन डक्सबरी उस समय ऑफ ड्यूटी था, लेकिन वो उस दिन वहाँ मौजूद था और पुलिस को सैसा के अपार्टमेंट में घुसने की परमिशन दिला दिया। सैसा की फ्रेंड्स उसके अपार्टमेंट के बाहर वेट कर रहे थे। ऑफिसर्स ने सर्च शुरू किया। सब कुछ नॉर्मली दिख रही थी। स्ट्रगल की कोई निशान नहीं और सैसा भी नहीं थी। तभी एक ऑफिसर ने देखा मास्टर बेडरूम के कंफर्टर को जो काफी ऑड ऐसे ट्यूब के शेप में रोल किया हुआ था। कुछ और भी था, समथिंग स्पाइन चिलिंग। लॉन्ग डार्क हेयर बाहर निकला हुआ था कंफर्टर की नीचे की तरफ से और एक साइड से निकला था एक हाथ। पुलिस को मिल गई सैसा शमसुद्दीन। उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, रेप और फिर गला दबा के मारा गया। मेडिकल एग्जामिनर जिसने उसकी बॉडी का ऑटोप्सी किया उसने कहा कि उसने कभी भी इतना सीवियर नेक फ्रैक्चर नहीं देखा।
सैसा ने अपने अटैकर से फाइट किया था। उसके हाथों पे डिफेंसिव वुंड के निशान थे। क्राइम सीन एनालिसिस से पता चला कोई फोर्स एंट्री के साइन नहीं है। इसका मतलब जिसने भी सैसा को मारा उसे सैसा ने खुद उसके अपार्टमेंट के अंदर आने दिया था। उसके पर्स, फोन और घर का चाबी मिसिंग था। अपार्टमेंट से ब्लीच के स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। सैसा की बॉडी एग्जामिन करके पता चला वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उसके ऊपर डाली गई थी, शायद डीएनए एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके बेडशीट पे भी डिस्कलरेशन पैच जहां किसी ने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स डाला था। जिसने भी ये सब कवर अप करने की कोशिश की है, कुछ चीजें उससे छूट गई थी। टॉयलेट सीट खुला हुआ था जहां लीड से मिला फिंगरप्रिंट। दूसरा उसकी नाइट स्टैंड के ऊपर से मिला। एक कॉन्डोम रैपर फ्लोर के ऊपर बेड के पास पड़ा था। पुलिस को कई सारे शू प्रिंट्स भी मिले, साइज 9। सैसा के चेस्ट से डीएनए रिट्रीव किया गया। 33 साल की स्टीफन डक्सबरी था उस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी गार्ड। 5 महीने पहले ही वो काम पे लगा था। न्यूली मैरिड, वो यूएस एयरफोर्स की वेटरन था और उसी साल की शुरुआत में उसे सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस मिला था। उसने इंटरव्यू के दौरान पुलिस से कहा सैसा रात की 1:45 AM अपार्टमेंट पहुंची थी 2 और लड़की के साथ। सैसा का आईडी, घर का चाबी खो गई थी। जो 2 लड़की थी उन्होंने स्टीफन से कहा कि सैसा को अंदर जाने देने के लिए, लेकिन स्टीफन का कहना था कि सैसा को प्रूफ दिखाना होगा कि वो रेसिडेंट है, नहीं तो वो अंदर जाने नहीं देंगे। दूसरे एक आदमी वहाँ आया जो उसी डिपार्टमेंट का रहने वाला था और सैसा को जानता भी था। सिक्योरिटी जब उस आदमी से बात कर रहा था उस दौरान सैसा बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन ने देखा सैसा अपने अपार्टमेंट का सिक्योरिटी कोड बार बार गलत डाल रही थी। उसने स्टीफन से कहा उसकी कार तक चलने के लिए उसे चेक करना था कि क्या उसने कार के अंदर ही कीज भूल गई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने ड्रंक सैसा की मदद करने के लिए उसके साथ पार्किंग लॉट गया, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही उसे अपना कोड याद आ गया। फिर वापस आके उसने गलत कोड डाला। स्टीफन ने उसे अलाउ किया कि कुछ और टाइम तक ट्राई करने के लिए और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद स्टीफन वापस आया और देखा सैसा वहाँ नहीं थी। उसे लगा शायद उसने डोर अनलॉक कर लिया होगा और वो 2 लड़की भी जो सैसा को ड्रॉप करने आई थी वो दोनों चली गई थी। सुबह उसने देखा सैसा को किसी आदमी के साथ अपार्टमेंट के बाहर। उस आदमी को वो पहचान नहीं पाया। पुलिस ने अब फोकस किया कि उस रात की और डिटेल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वो अपार्टमेंट एटिक नाइट क्लब से बस 1 माइल दूर था। पूरी रास्ते में सीसीटीवी लगी हुई है। एटिक नाइट क्लब के बाहर रोड से सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया जिसमें सैसा अकेली पैदल चल के जा रही थी। ऐसा लगा वो ड्रंक है। नेक्स्ट कैमरा फुटेज में दिखा 2 लड़की उसके साथ थी। सैसा के फ्रेंड ग्रुप के किसी को नहीं पता वो दोनों कौन है। पुलिस ने उनके फोटो रिलीज किया और उन्हें सामने आने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। कुछ घंटे के अंदर ही जूलिया गॉफ और हेली मैसमोर पुलिस को कांटेक्ट किया और अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब वो उबेर के लिए वेट कर रही थी तभी उन्होंने सैसा को देखा जो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। लड़कों का एक ग्रुप उसे उनके कार में बुला रहे थे। सैसा की सेफ्टी के लिए उन दोनों लड़की ने उसके पास गए। उन्होंने देखा उसके पास फोन, पर्स कुछ भी नहीं है और घर जाने के हालत में भी वो नहीं थी। उन दोनों ने सैसा को इनवाइट किया उनके साथ उबेर में और उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा दिया। सैसा जब बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तब वो 2 लड़की बिल्डिंग के बाहर ही वेट कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने विदाउट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जब एक दूसरा रेसिडेंट वहाँ आए सैसा उनके पीछे से छुप के अंदर चली गई थी। वही लास्ट टाइम उन दोनों ने सैसा को देखा था। सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्डिंग के अंदर चले गए थे और ये देख के उन्हें लगा वो सेफ होगी और वो 2 लड़की वहाँ से चले गए। उन 2 लड़की ने जो कहा वो सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन के स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाती है। सैसा के अटैक के ब्रुटलिटी देख के लगा था शायद ये क्राइम ऑफ पैशन का केस है। सैसा की ग्रुप में जो भी लड़के थे जिनके साथ सैसा रोमांटिकली इन्वॉल्व थी उन सब का इंटरव्यू लिया गया। टेलर अनसिंगर के साथ उसका 2 साल का रिलेशनशिप था। पुलिस इंटरव्यू में उसने कहा कि वो दोनों रेगुलरली बात करते थे और उसे लगता था शायद
फिर से वो दोनों एक हो सकते हैं। कत्ल के रात वो एक बार में काम कर रहा था। उसके पेरेंट्स उसके साथ ही रहते थे और रात की अराउंड 1 o'clock वो घर जाके सो जाता है। उसके वेयरअबाउट्स चेक करने के बाद उसको सस्पेक्ट लिस्ट से एलिमिनेट कर दिया गया। ऑल्सो उसके डीएनए भी मैच नहीं हुए। टेलर के इंटरव्यू से पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले। उसके पास सैशा के आईपैड की पासवर्ड है और इसी इंफॉर्मेशन पे गौर करते हुए पुलिस को सैशा की आईपैड मिली उसकी अपार्टमेंट से और ये आईपैड में उसकी आईफोन के डेटा शेयर्ड थी। कत्ल के नाइट सैशा ने किसी के साथ मैसेज पे बात की थी जिसका नाम था बेन। 5:12 AM सैशा ने उसे एक वर्ड की मैसेज भेजी थी, बेन। 16 मिनट्स लेटर उसने रिप्लाई किया था लेकिन सैशा ने वापस जवाब नहीं दिया। यही उसकी लास्ट मैसेज थी जो उसने भेजी और उसकी किसी भी डिवाइस की वही थी लास्ट एक्टिविटी। बेन रोबक नाम का एक आदमी ने ऑलरेडी पुलिस को कांटेक्ट किया था जब उसे सैशा के मर्डर के बारे में पता चला। पुलिस अब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाए। बेन ने कहा वो और सैशा एक दूसरे को हाई स्कूल के टाइम से जानते हैं। कॉलेज के टाइम दोनों ने डेट भी किया और उसके बाद से ही दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। सैशा को उसने उसकी कत्ल के पिछले रात ही मिला था बार में। कत्ल की रात दोनों ने कई सारे मैसेज भेजे, एक फ्रेंड्स के घर में मिलने का प्लान भी बनाया। बेन के डीएनए भी किलर से मैच नहीं हुआ। सस्पेक्ट लिस्ट से उसे भी एलिमिनेट कर दिया गया। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी फुटेज को फिर से चेक किया गया। अब पुलिस को जो मिलने वाला था वो उस बिल्डिंग के सभी रेसिडेंट के लिए बहुत ही हॉरिफाइंग फैक्ट होने वाला था। उसके बाद ही ये केस नेशनल हेडलाइन बन गई। फुटेज में दिख रहा है सैशा बिल्डिंग में एंटर करती है 1:46 AM। कुछ सेकेंड्स बाद एक अननोन आदमी उसके पीछे गया। वो सैशा से पूछ रहा है कि क्या वो ठीक है। सैशा ने कहा यस थैंक यू। वो सीढ़ी चढ़ने लगी। एट 1:48 AM स्टीफन डक्सबरी अंदर आया सैशा को ढूंढते हुए। एट 2:06 AM सैशा एक दूसरी कैमरे में दिखी। ऐसा लग रहा था वो किसी से भाग रही थी, शायद स्टीफन से, क्योंकि वो उसे बिल्डिंग से बाहर कर सकता है। कुछ सेकंड बाद स्टीफन सैशा को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे गया। 2:25 AM सैशा फिर से दिखी जब वो स्टीफन के साथ जा रही थी पार्किंग गैराज की तरफ। एट 2:27 AM वो दोनों 3rd फ्लोर की गैरेज की तरफ जाते हुए दिखे। फिर वापस आए जब सैशा को सिक्योरिटी कोड याद आ गई। यही सैशा की लास्ट फुटेज है। एट 5:05 AM स्टीफन को 3rd फ्लोर की पार्किंग गैराज जाते हुए देखा गया। 5:13 AM वो वापस आया। ऐसा लग रहा था ये केस डेड एंड पे है, लेकिन तभी ऑफिसर्स को कुछ अजीब लगा। स्टीफन 2nd फ्लोर गैराज में जाते हुए दिखे 3 ट्रैश बैग लेके। 2 मिनट बाद वो वापस आया और 6:40 AM अपना सामान लेके बिल्डिंग से निकल गया। पुलिस ने बिल्डिंग के प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछा कि क्या ट्रैश बैग ले जाना भी सिक्योरिटी गार्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन नहीं। स्टीफन ने कहा उसकी शिफ्ट 6 बजे एंड हुई थी। कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स एक डेली रिपोर्ट लिखने के लिए लग सकता है, लेकिन वो 40 मिनट्स नहीं हो सकते। एक 90 मिनट्स का गैप है 5:14 AM से 6:36 AM की। उस टाइम फ्रेम में स्टीफन बिल्डिंग के किसी भी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ था। पुलिस ने स्टीफन की घर की सर्च वारंट निकाली। उसको और एक इंटरव्यू और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया गया। पॉलीग्राफ स्टार्ट करने से पहले एग्जामिनर ने उससे पूछा कि क्या वो कभी अरेस्ट हुआ था। स्टीफन ने कहा हाँ, जब वो जुवेनाइल था। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसने कहा कि एक लड़की ने उसे फॉल्सली एक्यूज किया था। स्टीफन जब से उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टार्ट किया है, वहाँ के रेसिडेंट का कंप्लेन था कि वो लोगों को हैरेस करता है और एक लड़की ने ये भी कहा था कि ही वाज क्रीपी। वो उसे उसकी अपार्टमेंट तक फॉलो करता था। उसके अगेंस्ट कंप्लेन तो किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पॉलीग्राफ टेस्ट में स्टीफन से पूछा गया कि क्या वो कभी भी सैशा के अपार्टमेंट के अंदर गया था, क्या उसने सैशा को मारा या फिर उसके अपार्टमेंट से उसने कोई सामान निकाला है। उसने सबका आंसर दिया नो। पॉलीग्राफ का इंडिकेशन था ये सारे आंसर गलत है। एक पर्टिकुलर आंसर का जवाब देने में वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। उससे जब पूछा गया कि क्या उसे पता है कैसे सैशा की मौत हुई है, उसको कई सारे पॉसिबिलिटीज दिया गया। जब पूछा गया कि क्या उसका गला दबाया गया था, उसका आंसर था नो, जो कि पॉलीग्राफ में इंडिकेट हुआ एक
एक्सट्रीम लेवल डिसेप्शन। पुलिस ने पब्लिक में ये कभी भी नहीं बताई थी कि उसका मर्डर कैसे किया गया। ऑफिसर्स ने अब उससे पूछा ट्रैश बैग्स के बारे में। उसने कहा उसने सेकेंड फ्लोर पे देखा, वो पड़ा हुआ था, उसने वो फेंक दिया। स्टीफन के दोनों हाथों पे था स्क्रैच मार्क्स और एक था पोटेंशियल बाइट मार्क। उसने कहा कि एक नर्वस कंडीशन के कारण ये उसका स्किन इरिटेशन है। स्टीफन के अपार्टमेंट से मिला साइज 9 शू जो सैसा के अपार्टमेंट में मिले प्रिंट के साथ मैच हो गए। 3 दिन बाद टॉयलेट सीट के फिंगरप्रिंट मैच हुए। जो ट्रैश बैग स्टीफन को कैरी करते हुए देखा गया था, उसी टाइप का ट्रैश बैग सैसा अपने अपार्टमेंट में यूज करती थी। फाइनल एविडेंस डीएनए। इट वाज ए परफेक्ट मैच। सबसे मिस्टीरियस सवाल, स्टीफन उसके अपार्टमेंट के अंदर कैसे गया? इसका आंसर और भी ज्यादा स्कैरी है। स्टीफन की फोन को एग्जामिन करके पता चला 4:56 AM से 5:01 AM तक उसने सर्च किया कैसे एक डिजिटल लॉक को ओवरराइड किया जाए। 3rd फ्लोर पार्किंग गैरेज सीसीटीवी में उसे देखा गया। 5:13 वो वापस आया। 5:12 AM सैसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लास्ट मैसेज भेजी थी, बेन, सिंपली हिज नेम। उसको पूरी लाइन लिखने की टाइम नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक स्टीफन उसका सिक्योरिटी लॉक ओवरराइड कर लिया था 5:13 AM के आसपास। उसके अपार्टमेंट के अंदर गया जब वो बेड पे लेटी थी। उसने सैसा को सेक्सुअली असॉल्ट किया, मारा और फिर गला दबा दिया। ब्लीच से क्राइम सीन को क्लीन करने की कोशिश किया। कुछ एविडेंस उसने ट्रैश बैग में डाल के बाहर ले गया और बाद में उसे डिस्पोज कर दिया। बिल्डिंग के रेसिडेंट्स के सिक्योरिटी के लिए जिसे रखा गया था वही असल में मॉन्स्टर था। क्या इस क्राइम को रोका जा सकता था? सैसा के पेरेंट्स सिक्योरिटी कंपनी को ब्लेम की जिसने स्टीफन को अपॉइंट किया। उसके क्रिमिनल पास्ट था। बाकी रेसिडेंट्स ने भी कंप्लेन किए थे उसके खिलाफ, लेकिन वो इग्नोर किया गया। सिक्योरिटी कंपनी ने कहा स्टीफन ने स्टेट लेवल FBI बैकग्राउंड चेक क्लियर किया था। उस डोर लॉक कंपनी के अगेंस्ट भी केस फाइल किया गया। लॉक की फ्लॉज के कारण उसे इजीली मैनिपुलेट कर पाया था कातिल ने। कंपनी का कहना था सैसा के डोर लॉक फॉल्टी था। जनवरी 2016 में डोर लॉक कंपनी ने अपना लॉकिंग सिस्टम को रीडिजाइन किया। नवंबर 2015 स्टीफन को अरेस्ट किया गया और 1st डिग्री मर्डर के चार्ज में उसे लाइफ सेंटेंस मिली विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना।